दोस्तों अगर आप 2026 में ट्रेडिंग शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो इसके लिए आपको चार्ट को रीड करना सीखना पड़ेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से इस चैनल पे ट्रेडिंग सिखा रहा हूं। तो मैंने देखा है कि जो प्राइस एक्शन है ना, ये बदलता रहता है। मतलब 2-3 साल पहले जो चीजें काम कर रही थी वो 2026 में जरूरी नहीं है कि काम करें। तो मैं 2026 को ध्यान में रखते हुए आपको प्राइस एक्शन सिखाऊंगा, जिसमें हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को भी साथ में सीखेंगे। क्योंकि अब 2026 में आपको शुरुआत भी ट्रेडिंग की करनी है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। और मैं इस वीडियो में सोच के आया हूं कि मैं आपको प्राइस एक्शन ऐसे सिखाऊंगा कि आपको प्राइस एक्शन को याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप किसी भी चार्ट को देखते ही बता दोगे कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना पड़ेगा। इवन मैं तो कहता हूं कि अपने पास एक नोटबुक रखो, एक पेन रखो और साथ साथ नोट्स भी बनाओ, ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ आ सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको स्क्रीन पे ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है ना, आप इसको देखकर बताओ कि यहां पर आप बाय करोगे या फिर सेल करोगे। ये आपने कमेंट जरूर करना है। फिर हम जब प्राइस एक्शन को समझ लेंगे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद वापस मैं इस चार्ट पे आऊंगा और आपने जो कमेंट कर रखा है आप वो देखना, और उसके बाद आपको समझ आएगा कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगी तो क्यों जाएगी, नीचे आएगी तो क्यों आएगी। अब बिल्कुल बेसिक से हम यहां पर प्राइस एक्शन की शुरुआत करते हैं। तो प्राइस एक्शन में सबसे पहली चीज, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं ताकि जिसको प्राइस एक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है उसको भी हर एक चीज समझ आए, तो आपको सबसे पहले ये जो कैंडल बनती है ये किस तरीके से बनती है ये समझना होगा। धीरे धीरे एडवांस में चलेंगे, लेकिन ये चीजें भी जरूर समझ लीजिए। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, मैं तो कहूंगा तब भी ध्यान से देखते हुए चलोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले हम ग्रीन कैंडल के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको पता है कि अगर कोई कैंडल ग्रीन कलर की है तो इसका जाहिर सा मतलब है कि उस कैंडल में या उस टाइम फ्रेम में प्राइस बढ़ी है। अगर कैंडल रेड है तो प्राइस गिरी है। इतना तो आपको क्लियर है। लेकिन ये जो कैंडल होती है ना, इस पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर एक पतली सी डंडी भी होती है और नीचे को भी डंडी होती है, कई बार नहीं भी होती है, लेकिन नॉर्मल हम कैंडल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहां पर ग्रीन कलर की कैंडल की बात करें तो यहां पर ऊपर आपको एक पतली सी डंडी दिखाई दे रही है, कुछ इस तरीके की, नीचे भी दिखाई दे रही है। तो इस पतली सी डंडी को कहा जाता है विक। कुछ लोग इसको शैडो भी बोलते हैं। तो इस विक का जो एंड होता है ना, उसको हम कहते हैं हाई, और इस विक का जो लो होता है इसको हम कहते हैं लो। यानी अगर हमें पता करना है किसी भी कैंडल को देखते ही कि प्राइस उस टाइम फ्रेम में कितना ऊपर तक गई थी, तो हम देखेंगे कि इसका विक का हाई कहां पे है, और हम देखेंगे कि इसकी जो नीचे वाली विक है उसका लो कहां पर है। तो इससे हमें हाई एंड लो का पता चल जाएगा। रेड के केस में भी ये जो विक होती है ये ऊपर नीचे ही होती है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये हाई है, ये लो है, यहां पर हमने मार्क कर रखा है। तो ये तो दोनों कैंडल्स में सेम होता है। लेकिन हम दोनों कैंडल में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, और वो होता है ओपन एंड क्लोज का। देखो, अगर कोई कैंडल ग्रीन कलर की बनी है तो इसमें आपको पता है कि प्राइस बढ़ी है, यानी पहले प्राइस नीचे थी, अब प्राइस ऊपर गई है। तो इस केस में जो ओपन हुआ होगा वो इसको कहा जाता है बॉडी, तो यहां पर हुआ होगा। और जो क्लोज हुआ होगा वो जहां पर उसकी बॉडी खत्म हुई है, यानी इतनी बड़ी बॉडी बनी है ना, तो यहां पर जाकर वो जो कैंडल है वो क्लोज हुई होगी। मतलब अगर मैं आपको ये एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए ये 1 घंटे की कैंडल है, और हम ये देखना चाहते हैं कि इस 1 घंटे में प्राइस में क्या हुआ था। तो मान लो जो प्राइस है, जब 1 घंटे की शुरुआत हुई थी तब प्राइस 10 रुपए पे थी, लेकिन उसी 1 घंटे में प्राइस नीचे जाते जाते 9 रुपए पे गई है। फिर उसके बाद प्राइस बढ़ती है और 13 रुपए तक चली जाती है। बट जब वो 1 घंटा खत्म होता है तब प्राइस 12 रुपए पे होती है। तो अब अगर कैंडल बनेगी तो वो कुछ इस तरीके की बनेगी। तो इस कैंडल को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि उस कैंडल का, यानी उस 1 घंटे में प्राइस 13 रुपए पे गई थी। यानी यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस जब ओपन हुई थी, जब घंटे की शुरुआत हुई थी, तब 10 रुपए पे थी। पूरे 1 घंटे में जो लो गया वो 9 रुपए का गया, और जब 1 घंटा खत्म हुआ तब 12 रुपए पे प्राइस थी। इस वजह से कैंडल कुछ इस तरीके की बनी है, और ये ग्रीन कलर की बनी है। बट यहीं पर अगर हम रेड कलर की कैंडल देखें तो हो सकता है इसका भी हाई 13 का ही है, इसका भी जो लो है वो 9 रुपए का ही है। लेकिन यहां पर जब 1 घंटे की शुरुआत हुई होगी, हो सकता है उस टाइम पर जो प्राइस थी वो 12 रुपए पे थी, लेकिन जब 1 घंटा खत्म हुआ तब प्राइस जो थी वो 10 रुपए पे थी। यानी इस केस में प्राइस घटी है
पहले 12 रुपए पे थी, अब 10 रुपए पे जाके क्लोज हुई है, इसलिए रेड कलर की कैंडल है। और यहां पर जो ओपन है वो ऊपर है, जो क्लोज है वो नीचे है। तो दोनों कैंडल में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि ये ग्रीन कलर की इसलिए है क्योंकि प्राइस नीचे ओपन हुई थी, ऊपर जाके क्लोज हुई, और ये रेड कलर की इसलिए है क्योंकि प्राइस ऊपर ओपन हुई थी, नीचे जाकर क्लोज हुई। तो ये बेसिक था कैंडल का। अब धीरे धीरे एडवांस चीज को समझेंगे। तो अब अगर आप चार्ट पे आते हैं और यहां पर देखते हैं कि ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, तो आप समझ जाएंगे कि इस कैंडल में प्राइस बढ़ी है। जो हाई गया होगा वो यहां तक गया होगा, लो यहां तक आया होगा, प्राइस ओपन यहां पे हुई होगी और क्लोज यहां पे हुई होगी। और ऐसे ही रेड के केस में भी आप आराम से समझ जाएंगे। तो अब इसके बाद जो सेकंड चीज आपको एक चार्ट को रीड करने के लिए समझनी है वो है आपका ट्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बेसिक चीजें हैं जो कि हमेशा के लिए ही आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चार्ट में हमेशा बनती है। तो इसका टाइम से कुछ खास रिलेवेंस नहीं है, लेकिन स्मार्ट मनी कंसेप्ट हम आगे समझेंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब वो चीजें आपको समझ आएंगी। तो अब जो ट्रेंड होते हैं ये 3 तरह के होते हैं चार्ट में। मैं आपको सबसे पहले बेसिक से समझा देता हूं ट्रेंड। मैं आपको पेन से बना के दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा, बाकी फिर हम चार्ट में भी इसको देखेंगे। तो अगर आपको कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ये एक चार्ट बन रखा है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें प्राइस पहले नीचे गई, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर यहां नीचे गई, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर थोड़ा ऊपर गई और ऐसे नीचे गई। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस गिर रही है। तो जब इस तरीके से प्राइस गिर रही होती है तो इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। और इसका उल्टा, अगर प्राइस बढ़ रही होगी तो फिर उल्टा होगा, प्राइस पहले ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर आएगी, फिर थोड़ा सा नीचे। तो जब आपको प्राइस गिरती हुई दिखाई देती है, डाउन ट्रेंड में दिखाई देती है, तो आपको दिखाई देगा ये डाउन ट्रेंड है। और प्राइस बढ़ेगी तो कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में बढ़ेगी। और कई बार प्राइस सेम ही रेंज में घूम रही होती है, तो इसको हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। तो देख कर तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये साइडवेज ट्रेंड है। लेकिन इसको कंफर्म होने के लिए आपको यहां पर देखना होता है कि प्राइस अपना हायर हाई हायर लो बना रही है या लोअर हाई लोअर लो बना रही है। जो जैसे इस वाले हम अप ट्रेंड के एग्जांपल में लेके चलें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस का ये लो पॉइंट था, उसके बाद प्राइस बड़ी प्राइस ने अपना हाई बनाया, ऊपर जाएगी तो हाई बनाएगी, लेकिन फिर थोड़ा नीचे आई तो यहां पर प्राइस ने अपना हायर लो बनाया। अब भैया हायर लो क्यों है, क्योंकि पिछले वाले लो से ऊपर है इसलिए हायर लो है। फिर यहां पर इस प्राइस ने अपना हायर हाई बनाया। हायर हाई क्यों है, क्योंकि पिछले वाले हाई से ऊपर हाई है, बट इसके बाद फिर से हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया। तो जब प्राइस हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन करती है तो हम इसे कहते हैं अप ट्रेंड। और जब इस तरीके से प्राइस में यहां पर अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो आप देखेंगे कि प्राइस ने अपना हाई बनाया था, फिर लो बनाया, फिर प्राइस ने अपना लोअर हाई बनाया। यानी इस बार थोड़ा सा प्राइस ऊपर गई तो यहां पर उसने हाई तो बनाया, लेकिन पिछले वाले हाई से लोअर हाई है इसलिए लोअर हाई होता है। फिर प्राइस नीचे आई तो पिछले वाले लो से भी नीचे आ गई, तो इसको हम कहते हैं लोअर लो। फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। तो ऐसे जब प्राइस हाई लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन करती है तो इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। और इसका उल्टा कई बार होता है कि प्राइस इक्वल लो एंड इक्वल हाई बनाती है। यानी यहां पर भी देखिए इक्वल लो इक्वल हाई, मतलब एक बराबर हाई एंड लो होते हैं। तो ये जो होता है ये हमारा साइडवेज ट्रेंड होता है। तो अब आपने ट्रेंड भी समझ लिया है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि चार्ट जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इससे आपको एक चीज पता चली है कि यहां पर जब ये हम चार्ट देख रहे थे तो उस टाइम पर प्राइस गिर रही थी। तो अब यहां पर ट्रेडिंग में एक बहुत जरूरी कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, वो है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। यानी जो ट्रेंड चल रहा है वो आपका फ्रेंड है, मतलब आपने उसी साइड में ट्रेड लेना चाहिए। तो यहां पर आपको डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अगर आप ट्रेड लेंगे तो यहां पर आप सेल करने का ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि प्राइस गिर रही है, यानी यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस हैं। बट देखिए कभी ना कभी तो प्राइस ऊपर नीचे जाएगी, तो अभी से हम कंफर्म नहीं हो सकते, लेकिन यहां पर हमें थोड़ी बहुत चीजें तो समझ आ गई, हमें ट्रेंड तो समझ आ गया। तो अभी बेसिक चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। आपने अभी तक कैंडल को समझ लिया है, इसके बाद आपने ट्रेंड को समझ लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको ट्रेंड समझ आ गया ना, तो अब 2026 में यहीं पर आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो भी समझ लेना चाहिए। तो यहां पर आप सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा ट्रेंड है।
अभी तक मुझे पता है कि आपको पता चल ही गया होगा, बट फिर भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि हाँ आप समझ रहे हैं वीडियो को, इसलिए कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर है कि ये क्या है, ये अप ट्रेंड है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ये लो है, ये हाई है, ये हाइयर लो है, हाइयर हाई है, हाइयर लो है, हाइयर हाई है। तो जब भी हाइयर हाई हाइयर लो की फॉर्मेशन होती है तब क्या होता है, तब अप ट्रेंड होता है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एक कंसेप्ट सिखाया जाता है जो हमें बताता है कि जो ट्रेंड है ना वो आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। जैसे हमें पता है कि ठीक है ट्रेंड तो बन रहा है, अब ट्रेंड तो बन रहा है, लेकिन प्राइस कभी तो नीचे आएगी, लेकिन अभी प्राइस नीचे आने वाली है या नहीं, ये हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताता है। तो वो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी BOS है, ये हमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट में पता चलता है, जो बताता है कि जब भी प्राइस अपना पिछला वाला हाइयर हाई इसको ब्रेक कर देती है तो वहां पर होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ये देखिए यहां पर प्राइस का हाई था और इस जगह पे अगर हम इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लें तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जाने के बाद प्राइस ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया है, तो इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिमिलरली यहां पर देखिए हाइयर हाई है इस जगह पे, और अगर हम इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दें तो जैसे ही प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया यानी प्राइस यहां से ऊपर आ गई, तब हम कहेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ऐसे ही यहां पर भी आप देखेंगे कि हाई था, प्राइस ने इस जगह पे उस हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये, यानी ये हमें बता रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा था और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इसका मतलब अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, मतलब आगे अभी भी प्राइस बढ़ सकती है। तो ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक टॉपिक है। आगे हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को भी मिला के समझ रहे हैं तो सारी चीजें आपको आगे चलते हुए क्लियर होती जाएंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2026 में ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि आपको डायरेक्टली क्रिप्टो ट्रेडिंग से अपनी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला वो 24/7 चलती है, दूसरा वहां पर आपको लेवरेज भी अच्छा खासा मिल जाता है, और तीसरा अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो वहां पर 30% टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है। और अभी इंडिया में FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है जहां पर आप आसानी से लीगली ट्रेड कर सकते हैं, और इनमें से जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है डेल्टा एक्सचेंज का, जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं। तो अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके लिए हमने नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, तो अकाउंट ओपन करने के बाद नीचे गूगल फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो यहां पर बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया है। अब बात करते हैं बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। तो यहां पर आपको पता है कि ये कौन सा ट्रेंड है अपना, ये है अपना डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्यों है आपको पता है, यहां पर हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही है। तो जब भी ये फॉर्मेशन होती है इसका मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब ओवरऑल जो प्राइस है वो अभी गिर रही है। तो अब जब भी डाउन ट्रेंड में आपको दिखाई देता है कि प्राइस ने अपना लो बनाया या लोअर लो बनाया, तो हमने क्या करना है, इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और जैसे ही प्राइस इस लोअर लो को ब्रेक कर देती है, जैसे यहां से प्राइस आई और इससे थोड़ा सा नीचे आ गई, तो इस जगह पर हो जाता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर सेम देखिए यहां पर लोअर लो था, हमने यहां से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ की, तो जैसे ही प्राइस इस लेवल से नीचे आई होगी तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे ही यहां पर हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब जब हमारा डाउन साइड में हमें दिखाई देता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है, मतलब प्राइस गिर रही थी तो आगे भी गिरते रहने के चांसेस हैं। अब यहां पर आप कहेंगे कि भाई साइडवेज के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया, तो मैं आपको बता दूं कि साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड ना ही करें तो बेटर रहता है, बट मैंने आपको बता दिया है कि साइडवेज मार्केट में आपको इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज देखने को मिलते हैं। तो अनलेस जब आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है तब तक आप साइडवेज मार्केट को अवॉइड ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब अभी तक मैंने आपको जो ट्रेंड सिखाया है और जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिखाया है वो आपको यहां पर एक ही इमेज में दिखाई दे रहा है। देखिए यहां पर आपको दिखाई देता है कि इस जगह पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इस जगह पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और ये कौन सा ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था। इसका मतलब जो प्राइस थी वो आगे भी कंटिन्यू हो रही थी, यहां पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन इसके बाद देखिए हर बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, कभी ना कभी तो प्राइस नीचे आएगी। तो एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जब प्राइस अप ट्रेंड में चल रही थी, यानी प्राइस अपना हाइयर हाई एंड हाइयर लो बना रही थी, तो यहां पर क्या था प्राइस का, यहां पर प्राइस का हाइयर लो था। और एक बार ऐसा होता है कि प्राइस जो है वो अपने हाइयर लो से नीचे क्लोजिंग दे देती है। तो जैसे ही प्राइस अपने हाइयर लो के नीचे आ जाती है ना, तो इसको हम कहते हैं CHOCH, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी हम ये कह सकते हैं कि अभी तक प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही थी, मतलब प्राइस बढ़ रही थी, तो इसका मतलब अप ट्रेंड चल रहा था। लेकिन शायद यहां पे ट्रेंड चेंज हो चुका है, प्राइस अभी तक बढ़ रही थी, अब शायद
गिर सकती है। तो इस तरीके से आप स्मार्ट मनी के कंसेप्ट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वैसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर ना हमने एक डिटेल में 1 घंटे का कोर्स बना रखा है। अगर डिटेल में वो समझना हो तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लेना, उसमें हर एक चीज बहुत अच्छे से समझा रखी है, क्योंकि उसमें पूरा फोकस हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर ही है। उसको देखने के लिए आप नीरज जोशी ICT कंसेप्ट लिख के भी सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसके बाद प्राइस एक्शन में जो नेक्स्ट कंसेप्ट आपने समझना है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। देखो, जब भी प्राइस ऊपर जा रही होती है, नीचे आ रही होती है या फिर साइडवेज चल रही होती है, तो यहां पर ना कुछ लेवल्स बनते हैं जो कि हमारे लिए ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वो लेवल्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप इस इमेज में समझिए, फिर थोड़ा सा चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा। तो कई बार क्या होता है, आप ऑब्जर्व करते हो कि प्राइस ना बार बार ऑलमोस्ट एक लेवल पे जाने के बाद ही बढ़ जा रही है। मतलब प्राइस गिर रही थी, फिर एक ऐसा लेवल आया, वहां से जाके उठ गई, फिर से प्राइस सेम ऑलमोस्ट लेवल के पास जाकर ही उठ गई, फिर से प्राइस सेम लेवल पे जाने के बाद ही ऊपर जा रही है। तो जब भी ऐसा हमें देखने को मिलता है, जैसे यहां पर भी आप देखेंगे, तो इस जोन को हम सपोर्ट कहते हैं। यानी सपोर्ट वो जोन या वो एरिया है जहां पर बहुत सारे बायर्स मार्केट में आ रहे हैं और वो प्राइस को नीचे जाने नहीं दे रहे हैं, तो इसको हम एज अ सपोर्ट मार्क करते हैं। और इसका उल्टा कई बार आपको दिखाई देता है कि जो प्राइस है वो बार बार एक ऐसा लेवल है जहां पर जाने के बाद गिर जा रही है। जैसे यहां पर भी आप देखेंगे तो प्राइस बार बार इस लेवल के पास जाने के बाद गिर रही है। तो इस जोन से लगते हुए भी हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि यहां पर जो सेलर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। यानी जब भी प्राइस इस लेवल पे आ रही है ना, तो ज्यादातर लोग बेचना शुरू कर दे रहे हैं। शायद उन्हें वो स्टॉक या चार्ट महंगा लग रहा होगा, इस वजह से वो सेल कर रहे होंगे। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर मान लीजिए प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आएगी तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस हो सकते हैं, और अगर मान लीजिए सपोर्ट है, प्राइस बार बार उस लेवल पे आ रही है, तो वहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। ये नॉर्मल रूल है जो बहुत टाइम पहले चलता था। आज के टाइम पर ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको समझे बिना ट्रेडिंग को नहीं समझा जा सकता। तो यहां तक मैंने आपको दिखाया कि ये हमारा सपोर्ट था, ये हमारा रेजिस्टेंस था। लेकिन देखिए, हमेशा प्राइस एक ही लेवल में तो घूमेगी नहीं, कभी ना कभी तो प्राइस ऊपर जाएगी ना। तो एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है। तो यहां पर प्राइस बार बार इस लेवल पे आ रही थी, वहां से गिर जा रही थी, लेकिन इस जगह पे प्राइस ने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस ऊपर चली गई। तो जब भी ऐसा हो जाता है तो इसके बाद ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस था ना, ये सपोर्ट बन जाता है। यानी यहां पर रेजिस्टेंस क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। इसका उल्टा अगर मान लीजिए प्राइस ये जो सपोर्ट लेवल था इसको ब्रेक करके नीचे आ जाती, तो फिर ये जो सपोर्ट होता ये रेजिस्टेंस बन जाता। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चार्ट को समझोगे तो ये सारे कंसेप्ट आपके काम आएंगे। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के एग्जांपल की बात करें तो यहां पर आप देखिए कि प्राइस इस लेवल पे गई, यहां से जाने के बाद वापस से गिर गई, फिर से प्राइस इस लेवल के पास गई, फिर से नीचे आई, फिर से तीसरी बार प्राइस इस लेवल के पास गई, फिर से नीचे आई, चौथी बार भी ऑलमोस्ट इस लेवल के पास से ही प्राइस नीचे आई है। तो ये क्या है, जब भी प्राइस इस लेवल के पास से नीचे आ रही है तो ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। और ऐसे ही यहां पर आप देखेंगे कि प्राइस इस लेवल से ऊपर गई थी, फिर से प्राइस इस लेवल से ऊपर गई थी, तीसरी बार भी प्राइस इस रेंज पे ही घूम रही थी, तो ये क्या है, ये हमारा सपोर्ट है। लेकिन मैंने आपको बताया था हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। तो इस जगह पर प्राइस ने क्या किया, हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस नीचे आ गई। तो अब ये जो हमारा सपोर्ट है ना, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। यानी अब अगर मान लीजिए प्राइस दोबारा से कभी इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। और आगे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा भी देता हूं। देखिए, यहां से अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वापस से इस लेवल के पास जाने के बाद प्राइस नीचे को गिर रही थी। बहुत बार हमें ऐसा इस जगह पे भी आप देखेंगे तो प्राइस नीचे को आई है। अब देखो, अभी मैंने आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाया था वो मैंने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाया था, जो कि इक्वल हाई एंड इक्वल लो के आसपास बनता है। लेकिन आपको पता है कि प्राइस हमेशा एक ही रेंज में नहीं घूमती है, प्राइस में अप ट्रेंड भी बनता है, डाउन ट्रेंड भी बनता है। तो जब भी आपको चार्ट में अप ट्रेंड दिखाई देता है उस टाइम पर भी आप अपना सपोर्ट मार्क कर सकते हैं, और उसको मार्क करने के लिए आपको ट्रेंड लाइन टूल का यूज करना होता है। ये जो टूल है, ये आप यहाँ पर टूल्स वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस सेक्शन पे जाएंगे तो आपको ट्रेंड लाइन दिखाई देता है। आप इसका यूज करके भी मार्क कर सकते हैं, एक्सटेंडेड लाइन का यूज करके भी इसको मार्क कर सकते हैं। अब इसको मार्क करना कैसे है ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहां पर कहीं पर ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपने देखना है कि प्राइस ने कौन कौन सा ऐसा लेवल था जहां पर जाने के बाद प्राइस बढ़ गई थी। जैसे एक ये ऐसा लेवल है जहां पर जाने के बाद प्राइस बढ़ी है, फिर दोबारा से यहां पर देखिए ये एक ऐसा लेवल है जहां पर जाने के बाद प्राइस बढ़ी है। तो जब भी आपको ऐसा दिखाई देता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं एक बार ये लाइन हटाता हूं और आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए
हमने क्या किया, हमने यहां से ट्रेंड लाइन वाला टूल लिया, इवन एक्सटेंडेड लाइन वाला टूल ले लिया, और उसके बाद अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यार यहां से लगाऊं, यहां से लगाऊं, वहां से लगाऊं, तो कोई झंझट नहीं लेना है। यहां पर आपको एक लाइन टूल दिखाई देता है, ये गलती से मार्क हो गई है, तो यहां पर आपको एक लाइन वाला ऑप्शन दिखाई देता है। ये कैंडलस्टिक चार्ट है, ये लाइन चार्ट है। अगर आपको यहां दिखाई ना दे तो इधर पे आप आराम से लाइन चार्ट ढूंढ सकते हैं, और उसके बाद आपने यहां से एक्सटेंडेड लाइन वाले टूल को सेलेक्ट कर लेना है, और फिर आपको अपना जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको मार्क करने के लिए, यानी ट्रेंड लाइन को मार्क करने के लिए आपने यहां पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो आपकी सेकंड वाली आपको दिखाई दे रहा है जहां पर जाने के बाद प्राइस बढ़ी है, आपने वहां पर मार्क कर देना है। तो हमने इस तरीके से मार्क कर दिया। वापस से हम कैंडल्स पे आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं आपने एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन को मार्क कर दिया है। तो अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपके लिए सपोर्ट का काम करती है, यानी अगर तीसरी बार प्राइस इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब ये कंसेप्ट पहले बिल्कुल अच्छे से काम करता था, लेकिन आज के टाइम पर ना जो स्मार्ट मनी है वो बहुत सारे गेम खेलते हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा बहुत बेवकूफ भी बनाया जाता है। यानी प्राइस ने पहले इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो मैंने आपको बताया है कि अगर सपोर्ट ब्रेक होगा तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, यानी यहां से तो प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, ये जो कंसेप्ट है जरूरी नहीं है कि 2026 में वैसे ही काम करे। तो यहां पर प्राइस ने इस लेवल को पहले ब्रेक किया, सबको लगा होगा कि भाई यहां पर तो जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो चुका है, लोग यहां पे सेल करने लगे होंगे, लेकिन उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करके वापस से प्राइस ऊपर चली जाती है, और फिर देखिए एक बड़ा सा मूव हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां से आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया है कि कहां पर एक्शन आ सकता है, बट इसके बाद हमें अब कंफर्मेशन के लिए और भी चीजों का यूज करना पड़ता है। जैसे यहां पर अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं तो आपको दिखाई देगा कि मैंने आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में सिखाया था, तो आपको पता है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, और ये एक ऐसा लेवल है जहां पर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको मिला के सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, बट फिलहाल यहां पर आप देख सकते हैं कि आपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट के लिए अब ट्रेंड में आप कैसे मार्क कर सकते हैं। अब सिमिलरली आप देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन थी ये आगे भी हमारी काफी अच्छा काम की थी। जैसे यहां पर देखिए, जब प्राइस इस लेवल के पास आ गई तो उसके बाद ये फिर रेजिस्टेंस बन गया था। जब पूरा ऊपर का एक्शन हो गया था, प्राइस नीचे आ गई थी, तो फिर ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी। लेकिन यहां पर भी मैं आपको एक रेजिस्टेंस का एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे यहां पर आप देखेंगे प्राइस ने अपना हाई बनाया, फिर उसके बाद प्राइस नीचे आई, फिर थोड़ा हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे आई, यानी हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर भी अपना लाइन वाले चार्ट पे जाएंगे और उससे लगते हुए अपनी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और जैसे ही हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे ये वाली जो सपोर्ट वाली लाइन है, मैं एक बार इसको हटा देता हूं, तो यहां पर मैंने हटा दिया, तो अब आप देखेंगे कि ये जो लाइन है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, यानी प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही है, बट उसके बावजूद आप देखेंगे कि प्राइस इस लेवल के पास गई, फिर से गिर गई, फिर से इस लेवल के पास गई, फिर से गिर गई। यानी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये हमारा डाउन ट्रेंड में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जिसके लिए हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। और यहां पर भी अगर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना चाहते हैं तो वो हमने यहां पे आपके लिए मार्क किया है। तो ये सारे कंसेप्ट मिला के देखने पे ही मजा आता है। तो अभी तक आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझ लिया है, ट्रेंड लाइन को समझ लिया है, इसके अलावा आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर को समझ लिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझ लिया है। तो अब यहां पर ना कुछ बेसिक इंडिकेटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि चार्ट पे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इंडिकेटर्स बेकार होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इंडिकेटर्स बहुत काम के होते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि भाई सारे इंडिकेटर्स बेकार नहीं है, लेकिन सारे इंडिकेटर्स अच्छे भी नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक इंडिकेटर्स तो आपको पता होने ही चाहिए। जैसे मैं आपको 3 इंडिकेटर्स बता देता हूं, आप चाहें तो और भी इंडिकेटर्स देखना चाहते हैं तो आपको यहां पर इंडिकेटर का सेक्शन दिखाई देता है। उसके बाद आप यहां टेक्निकल्स पे जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इंडिकेटर्स चार्ट में अवेलेबल है। तो इसमें से जो जरूरी इंडिकेटर है उसमें पहला इंडिकेटर है RSI, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये RSI जैसे ही आप इंडिकेटर सेक्शन में लिख के सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जैसे ही आपने इस पर क्लिक कर दिया तो उसके बाद ये जो इंडिकेटर है ये चार्ट में कुछ इस तरीके से नीचे प्लॉट हो जाता है। बेसिकली जो भी चार्ट के नीचे प्लॉट होता है ना, इसको हम ऑसिलेटर बोलते हैं। तो ये एक ऑसिलेटर है, बट जनरली आजकल इंडिकेटर ही बोल दिया जाता है। तो अब ये जो इंडिकेटर है ना, ये हमें ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन बताता है। अब इस इंडिकेटर को समझने के लिए आपको पहले 3 लेवल को समझना होगा। जैसे सबसे पहले नीचे यहां पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही है जो कि अभी मैंने मार्क की है, ये 50 की लाइन है। तो माना यह जाता है कि जब भी ये जो इंडिकेटर है ये 50 से ऊपर है तो माना जाता है कि जो भी चार्ट है वो बुलिश है, और जब भी ये इंडिकेटर आपको 50 के नीचे दिखाई देता है तो माना जाता है कि चार्ट बेरिश है। हमेशा काम नहीं करता है, लेकिन आपको बेसिक आइडिया लगाने के लिए पता होना चाहिए। और
ट्रेडिंग में आप सिर्फ एक ही कंसेप्ट के भरोसे नहीं बैठ सकते, आपने कई सारी चीजों को मिला के देखना होगा, कंफर्मेशन चाहिए होगा, तो वहां पर ही आपके काम आएंगे। तो पहली चीज आपको क्या पता चली कि आरएसआई अगर 50 के ऊपर है और वो 50 का लेवल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है तो बुलिश है, अगर 50 के नीचे है तो बेरिश है। दूसरा हमें देखना होता है 70 का लेवल, वो भी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये हमारा 70 का लेवल है। और तीसरा होता है 30 का लेवल, ये भी मैं यहां पे मार्क कर देता हूं। अब ये जो 70 का लेवल होता है ये हमें ओवरबॉट जोन बताता है, यानी अगर प्राइस कभी 70 से ऊपर जाने के बाद नीचे को आने लगे तो हम ये मान के चल सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि जैसे ही 70 से ऊपर गई तो ओवरबॉट हो गया, अब तो गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब 70 के ऊपर जाने के बाद वो नीचे आने लगती है, जैसे यहां से ऊपर चली गई और नीचे आने लगी, तब आप मान सकते हैं कि स्टॉक जो है या चार्ट जो है वो ओवरबॉट हो चुका है और इसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। और यहां पर हर बार तो काम नहीं करता, लेकिन जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें आप देखेंगे कि प्राइस 70 के लेवल से नीचे आने लगी और यहीं से प्राइस नीचे गिरी भी है। और ऐसा ही जब भी आपको दिखाई देता है कि ये जो आरएसआई की लाइंस है, यहां पर आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये जब भी 30 के लेवल के नीचे आ जाती है तो यहां पर हम कहते हैं कि जो भी चार्ट है वो ओवर सोल्ड हो चुका है, यानी अभी तक प्राइस बहुत ज्यादा गिर चुकी है, अब प्राइस के बढ़ने के चांसेस हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना कि ऐसा मत समझ लेना कि जैसे ही प्राइस 30 के लेवल के नीचे आई तो आपने सोचा कि अब तो प्राइस ऊपर को गए हो, क्योंकि प्राइस हो सकता है कि 30 के लेवल के नीचे आरएसआई आता है उसके बाद भी गिरती ही रहे, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो 30 के लेवल पे नीचे आने के बाद जब वापस से प्राइस 30 के लेवल से ऊपर को जाने लगती है तब हम मानते हैं कि जो स्टॉक है वो ओवर सोल्ड हो चुका है और यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस हैं। और इस केस में भी पता नहीं क्यों इतने एक्यूरेट एग्जांपल मिल गए, बट यहां पर भी आप देखोगे तो जैसे ही प्राइस ये 30 का लेवल है इससे ऊपर जाने लगी उसके बाद ही हमें अपसाइड का मूवमेंट यहां पर देखने को मिला है। तो ये पहला इंडिकेटर जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक सेकंड इंडिकेटर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग में काम भी आता है और बहुत सारे लोगों ने इसके बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजीज भी बनाई है, वो है ईएमए। ईएमए यानी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। जैसे आप इस पे लिख के क्लिक करते हैं तो यहां पर ये जो इंडिकेटर है ये आपके चार्ट में कुछ इस तरीके से एक लाइन की फॉर्म में प्लॉट हो जाता है। यहां पर आपको ये जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है ये आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसमें एक्सपोनेंशियल वर्ड तो थोड़ा भारी सी लग रहा है, लेकिन एवरेज वर्ड बड़ा कॉमन है। तो सिंपल सी बात अगर कहें तो ये जो लाइन है ना ये हमें चार्ट में उस टाइम पर एवरेज प्राइस क्या चल रही है ये बताती है। जैसे यहां पर अगर हम ईएमए की सेटिंग्स पे जाएंगे, यहां पर आपको सेटिंग दिखाई देती है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पे जाओगे तो उसके बाद इनपुट पे जाओगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है जो इसकी लेंथ है वो 9 है। तो इसका मतलब है कि ये जो मूविंग एवरेज है ये 9 पीरियड का मूविंग एवरेज है, यानी पिछली 9 कैंडल का मूविंग एवरेज है। तो 9 कैंडल की जो प्राइस होगी उनको जोड़ा गया होगा, उसके बाद 9 से डिवाइड किया गया होगा और तब जो प्राइस निकली होगी उस बेसिस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जो प्राइस होगी उसको हम एवरेज प्राइस कह रहे हैं। और अगले पॉइंट पे भी पिछली 9 कैंडल को जोड़ा हो गया होगा, फिर उनका एवरेज निकाला हो गया होगा, फिर उसके बेसिस पे जो प्राइस होगी उसको हम एवरेज प्राइस कह रहे हैं। और ऐसे मिलते मिलते एक लाइन बनती हुई जाती है। तो एक तरह से ये हमें थोड़ा सा चार्ट की अंडरस्टैंडिंग देती है कि ठीक है एवरेज प्राइस इस हिसाब से बढ़ रही है या इस हिसाब से घट रही है। तो एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि 50 ईएमए का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, काफी पॉपुलर है। तो अब जैसे मैंने इसको 50 कर दिया है तो जैसे मैं इसको 50 करता हूं तो ये पिछले 50 कैंडल का एवरेज बताता है। तो ये जो मूविंग एवरेज है ना ये हमें बताता है कि किस एवरेज से प्राइस ऊपर या नीचे जा रही है। तो अगर आपको पता है कि प्राइस अपने एवरेज से अभी नीचे चल रही है, जैसे यहां पर ये जो लाइन है ये जो कैंडल है इनके ऊपर है, तो कैंडल क्या है, कैंडल प्राइस है, और ये क्या है, ये मूविंग एवरेज है। तो अगर एवरेज प्राइस के ऊपर है इसका मतलब प्राइस अभी ज्यादा गिर रही है, अपने एवरेज से नीचे आ चुकी है। और अगर ये जो कैंडल है ये एवरेज के ऊपर है इसका मतलब प्राइस अपने एवरेज से ऊपर आ चुकी है। तो अगर प्राइस एवरेज से ऊपर है तो माना जाता है कि चार्ट बुलिश है, और अगर प्राइस अपने एवरेज से नीचे है, जैसे यहां पर प्राइस अपने मूविंग एवरेज से नीचे है, तो माना जाता है कि चार्ट बेयरिश है। इसके अलावा कई लोग इस इंडिकेटर को इस तरीके से भी यूज करते हैं। उन्हें लगता है कि मान लीजिए प्राइस ने ये जो हमारा एवरेज है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, यानी जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो इस एवरेज के नीचे है, लेकिन अगर ऊपर चली गई तो माना जाता है कि स्टॉक बुलिश हो चुका है और यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। लेकिन ये हर बार काम नहीं करता, इसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। ऑल्दो इस एग्जांपल में तो आप देखेंगे कि उसके बाद प्राइस बढ़ी थी।
तो आप इनकी भी हेल्प ले सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। और इसके बाद एक और इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूं, वैसे बहुत सारे इंडिकेटर हैं, अगर आप बाकी इंडिकेटर्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो नीरज जोशी ट्रेडिंग इंडिकेटर लिखकर आप सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स के ऊपर वीडियो मिल जाएंगी। तो अब तीसरा भी एक और इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूं जो आपके काफी ज्यादा काम आएगा, और उसका नाम है ATR यानी एवरेज ट्रू रेंज। जैसे ही आप ATR लिख के सर्च करते हैं तो आपको यहां पर एवरेज ट्रू रेंज दिखाई देता है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो इंडिकेटर होगा वो चार्ट में कुछ इस तरीके से प्लॉट हो जाता है, और ये जो इंडिकेटर है ये हमें बताता है कि उस पर्टिकुलर चार्ट की रेंज कितनी है, मतलब वो कितना ऊपर और कितना नीचे जनरली जाता है। जैसे यहां पर हमने बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा है और ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट खोला है, तो ये मुझे दिखा रहा है कि अभी बिटकॉइन का जो ATR है वो 622 का है, यानी 1 घंटे में बिटकॉइन 600 पॉइंट ऊपर और 600 पॉइंट नीचे जा सकता है। ये एवरेज ट्रू रेंज बताता है। अब जनरली प्राइस पहले इतना ही जाता था, लेकिन आज के टाइम पर हम ATR का 1.5 या अप टू 2 टाइम्स तक यूज करते हैं, यानी हम मान के चल सकते हैं कि जो प्राइस है वो इसके दुगना ऊपर और दुगना नीचे जा सकती है, और इसका यूज करके हम अपना स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर क्रिप्टो में कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, वो भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे यहां पर ATR 700 चल रहा है, तो आप अपना स्टॉप लॉस 1400 पॉइंट का रख सकते हैं। अब किसी चार्ट के हिसाब से 1400 पॉइंट बहुत बड़ा होगा, लेकिन बिटकॉइन 1,13,000 के आसपास चल रहा है जहां पर हम इस चार्ट को देख रहे हैं, तो उस जगह पर 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई बहुत बड़ा नहीं माना जाएगा। तो इसके बेसिस पे, या 1400 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, तो इसके बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस एंड इवन कई बार टारगेट भी डिसाइड कर सकते हैं। तो यहां पर अभी मैंने आपको 3 इंडिकेटर बताए हैं, एक है ATR, दूसरा मूविंग एवरेज और तीसरा है RSI। तो इन तीनों इंडिकेटर को मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, एवरेज ट्रू रेंज आपको चार्ट का एवरेज बता रहा है, कितना चार्ट ऊपर जा सकता है, कितना प्राइस नीचे आ सकती है, तो इसका यूज करके आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। हाउ टू सेट अ स्टॉप लॉस बाय नीरज जोशी लिख के सर्च करेंगे तो उसमें हमने इसके बारे में बता रखा है। इसके बाद मूविंग एवरेज मैंने आपको इंडिकेटर बताया, ऑल्दो बहुत सारे इंडिकेटर्स मैं पहले ही बता चुका हूं। तो यहां पर 50 EMA होता है, 20 EMA होता है, बाकी अपने हिसाब से आप कितना भी EMA बना सकते हैं, 20 का 22 बना लो, 25 बना लो, वो आपके ऊपर है। बट मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं कि अगर आप 20 EMA का यूज करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए यूज किया जाता है। अगर आप 200 EMA का यूज करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए यूज किया जाता है, और अगर आप 50 EMA का यूज करेंगे तो ये मीडियम टर्म के ट्रेंड को पता करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। और इसके बाद RSI के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि 70 से ऊपर जाने के बाद नीचे आने लगता है तो ओवरबॉट हो चुका है जी, अब प्राइस गिर सकती है। 30 से नीचे जाने के बाद वापस से ऊपर को आने लगता है तो मान लेते हैं कि भाई ओवर सोल्ड हो चुका था, अब प्राइस ऊपर जा सकती है। और 50 से ऊपर है तो चार्ट बुलिश है, 50 से नीचे है तो चार्ट बेयरिश है। तो ये इंडिकेटर्स भी आपने प्राइस एक्शन में समझ लिए हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपको समझने हैं वो है कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न। देखिए, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। हमने हमारे चैनल पे कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर पिछले 2-3 साल पहले भी वीडियो बनाई थी, रिसेंट में भी कुछ वीडियो बनाई है, हमने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर भी वीडियो बनाई है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत सारे हैं, लेकिन हर कैंडलस्टिक पैटर्न उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, और 2026 में तो हम कह सकते हैं कि कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बिल्कुल यूजलेस हो चुके हैं। अभी कुछ ही कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अच्छे से काम करते हैं, और चार्ट पैटर्न के केस में भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं, लेकिन सारे काम नहीं करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स है उसमें हैमर पैटर्न आपको एक देखने को मिलेगा चार्ट में बहुत ज्यादा बार, शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिलेंगे, एनगल्फिंग पैटर्न जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलेंगे, डोजी पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो इनका यूज आज भी आप चार्ट में कर सकते हैं। जैसे चार्ट पैटर्न की बात चल रही है तो उसमें एक हैमर पैटर्न होता है, तो वो जो हैमर पैटर्न होता है वो बिल्कुल हथौड़े जैसा कैंडल अगर आपको चार्ट में देखने को मिले, मतलब आपको दिखाई दे रहा है पहले डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड क्या होता है वो आपको समझ आ चुका है। उसके बाद आपको दिखाई देता है कि एक हैमर पैटर्न बना है जिसकी जो नीचे की विक है वो बहुत लंबी होती है और ऊपर की जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है, जैसा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो माना जाता है कि अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है और उसके बाद अगर आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है तो इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं, या हमें हैमर कैंडल बताती है। और इसका उल्टा हैंगिंग बैंक पैटर्न भी होता है जो भी दिखने में हैमर पैटर्न जैसा ही है, लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा अप ट्रेंड में। यानी अगर आपको अप ट्रेंड में सेम हैमर कैंडल देखने को मिलती है तो माना जाता है कि इसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। और यहां पर हमने ये ग्रीन कलर में दिखा रखी है, ये रेड हो तब भी हैमर है और ये रेड की जगह ग्रीन हो तब भी हैमर है। तो
ये दो पैटर्न्स आपके आज के टाइम पर काम में आ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं और चार्ट पैटर्न्स के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो अगर आप चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीरज जोशी कैंडलस्टिक पैटर्न और नीरज जोशी चार्ट पैटर्न लिखकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बता दूं तो ये होता है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। अगर आपको दिखाई देता है प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही है और उसके बाद जो हैमर पैटर्न था उसका उल्टा आपको दिखाई देता है और उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई देती है, तो इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसका उल्टा होता है, उसको शूटिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। अप ट्रेंड में आपको उल्टा हैमर दिखाई दे तो वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। अब मैं आपको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बता देता हूं। जब भी आपको दिखाई देता है कि चार्ट डाउन ट्रेंड में चल रहा है जैसा कि यहां पर हो रहा था, उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बनती है और उस रेड कलर की कैंडल के बनने के बाद आपको दिखाई देता है कि एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है जिसकी जो ओपनिंग है वो उस रेड कलर की कैंडल के नीचे हुई है और जिसकी जो क्लोजिंग हुई है वो उस रेड कलर की कैंडल के ऊपर हुई है। तो अगर हम इससे लगते हुए इन दोनों की ओपनिंग एंड क्लोजिंग से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ले तो हम देखेंगे कि जो रेड कलर की कैंडल है वो पूरी ग्रीन कलर की कैंडल के बॉडी के अंदर आ गई है। इसीलिए हम कह रहे हैं इसको एनगल्फ कर लेना। तो जब हमें इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है और उसके बाद हमें एक ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है तो इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। और इसका उल्टा अगर आपको दिखाई दे रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, लेकिन ग्रीन कलर की कैंडल बनने के बाद एक रेड कलर की कैंडल बनती है जो कि हमारी ग्रीन कैंडल के ऊपर ओपन होती है और ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हो जाती है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो कैंडल है उसने ग्रीन कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लिया है। और इसके बाद अगर आपको रेड कैंडल देखने को मिलती है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। अब देखो, इसके अलावा भी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो आपको समझने होंगे और उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन में ये चीजें भी आती हैं। बट इसके बाद जो सेकंड चीज आपने देखनी है वो है चार्ट पैटर्न्स। अब यहां पर हम एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल का यूज कर रहे थे, लेकिन चार्ट पैटर्न्स में मल्टीपल कैंडल्स का यूज करके चार्ट में कुछ पैटर्न्स बनते हैं। जैसे एक पॉपुलर पैटर्न जो चार्ट में बनता है वो है डब्ल्यू पैटर्न। अब वो पैटर्न कैसा होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि मल्टीपल कैंडल्स से मिलकर बने होते हैं। तो यहां पर दो तीन नहीं बल्कि बहुत सारी कैंडल्स का यूज हुआ है और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी कैंडल्स बनके प्राइस गिर रही थी। यहां पे प्राइस ने एक लेवल पे आकर प्राइस उठने लगी, प्राइस उठते उठते थोड़ा ऊपर गई, फिर से प्राइस जहां से जाकर ऊपर उठी थी वहीं से जाके वापस से ऊपर उठी है। यानी प्राइस ने जहां पर अपना पहला बॉटम बनाया था वहीं पे जाके उसने अपना दूसरा बॉटम बनाया है और वहां से प्राइस जब ऊपर उठ जाती है तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारा डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न बन गया है। और इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसका उल्टा एम पैटर्न होता है जिसको हम डबल टॉप पैटर्न कहते हैं, जिसमें हमें दिखाई देता है कि प्राइस बढ़ रही थी, एक टॉप बनाया, फिर से प्राइस नीचे आई, दोबारा से सेम लेवल पे टॉप बनाया और उसके बनने के बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं, जिसको हम एम पैटर्न बोलते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं ये कुछ अलग नहीं है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही एक्सटेंशन है। देखिए आखिर में यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यानी ये सारी चीजें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मिलकर ही बनी हुई हैं। ऐसे ही और भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जैसे यहां पर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम पैटर्न, राइजिंग वेज पैटर्न, इसके अलावा ब्रॉडनिंग टॉप एंड ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न। तो ये सारे चार्ट पैटर्न्स भी हमने चार्ट पैटर्न वाली वीडियो में बना रखे हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें प्राइस एक्शन के अंदर आ गई। थोड़ा सा हमने स्मार्ट मनी कंसेप्ट अभी डिस्कस किया था, तो अब थोड़ा सा डिटेल में स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। तो यहां पर मैं आपको स्मार्ट मनी के दो मेजर कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, एक है ऑर्डर ब्लॉक और दूसरा है फेयर वैल्यू गैप। मैंने आपको बताया कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में डिटेल में सीखना है तो नीरज जोशी आईसीटी कंसेप्ट लिखकर सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हो। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी देखने को ना मिले, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे रखा है, और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की, जो कि स्मार्ट मनी का एक कंसेप्ट है। ऑर्डर ब्लॉक को आप समझ सकते हैं एक ऐसा एरिया जहां पर हम मान के चल रहे हैं कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बाय या सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं।
यानी अगर प्राइस उस लेवल पे जाती है तो वहां पर उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और क्योंकि वो बहुत सारे पैसे के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं तो अगर उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं तो वहां पर प्राइस या तो बहुत ऊपर या तो बहुत नीचे आ सकती है। तो अगर हम वहां पर ट्रेड लगाएंगे तो हमें भी फायदा हो सकता है। तो ऑर्डर ब्लॉक का फायदा क्या है ये आपको समझ आ गया है। तो पहले बात करते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की। तो अगर आपको दिखाई देता है कि प्राइस नीचे को गिर रही थी जैसा कि यहां पर हो रहा था, और उसके बाद आपको ग्रीन कैंडल दिखाई देती है, फिर से ग्रीन कैंडल दिखाई देती है, यानी इन जनरल प्राइस वापस ऊपर जाने लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट रेड कैंडल होती है ना उसके हाई एंड लो से लगते हुए हम इस तरीके से एक एरिया ड्रॉ कर लेते हैं। और इसके बाद अगर मान लीजिए दोबारा से प्राइस के भी इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। और इसका उल्टा अगर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो अगर आपको दिखाई देता है कि प्राइस बढ़ रही थी लेकिन एक ऐसा लेवल आता है जहां पर जाने के बाद प्राइस गिरने लग जाती है, तो इस केस में जो लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल होगी हमने उसके हाई एंड लो से लगते हुए एक रेक्टेंगल या एरिया ड्रॉ कर लेना है। और इसके बाद अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। ये हमें पता चलता है ऑर्डर ब्लॉक से। और अगर फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो ये भी स्मार्ट मनी का एक कंसेप्ट है जो हमें बताता है कि अगर आपको चार्ट में कभी नॉर्मल से बड़ी ग्रीन या नॉर्मल से बड़ी रेड कलर की कैंडल देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि वहां पर ना बहुत सारे ऑर्डर्स लगाए गए हैं। देखिए प्राइस बढ़ती कैसे है, ये बढ़ती है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। अगर बहुत सारी बाइंग की जाएगी, बहुत सारे लोग खरीदेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी, बहुत सारे लोग बेचेंगे तो प्राइस नीचे जाएगी। तो यहां पर हम यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, कहां पर ज्यादा लोग बेच रहे हैं। तो और वो ज्यादा लोग या ज्यादा पैसा किनके पास है, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास है। तो अगर कभी कोई बड़ी कैंडल बनी है तो वो ऐसे ही नहीं बनी है, वो इसलिए बनी है क्योंकि वहां पर किसी ने या तो बहुत बड़ी बाइंग की है अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, और किसी ने बहुत बड़ी सेलिंग की है अगर कोई रेड कलर की कैंडल बनी है। तो अगर हमें ऐसा दिखाई देता है तो हम क्या करेंगे, जो भी नॉर्मल साइज से बड़ी कैंडल की कैंडल है हम उससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए और उसके बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और बीच में जो एरिया होगा ये होगा हमारा फेयर वैल्यू गैप। तो अब इसको भी हम चार्ट पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑर्डर ब्लॉक की बात की थी, तो यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर को जा रही थी और बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, और यहां पर आपको दिखाई देता है कि इस लेवल पे जाने के बाद प्राइस गिरने लग जाती है। तो हमने क्या करना है, उससे पहले वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसके हाई एंड लो से लगते हुए हमने क्या कर दिया, हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया या एरिया ड्रॉ कर दिया। एरिया को ड्रॉ करने के लिए ना यहां पर आप देखेंगे तो एक टूल होता है जो रेक्टेंगल टूल है, यहां पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगल वाला टूल है। इस टूल का यूज करके आप एरिया ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कुछ इस तरीके से। तो हमने यहां पर एरिया ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद जैसे ही प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आती है तो वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस इस लेवल के पास आई और वहां से प्राइस गिरी है। तो ये क्या है, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमने आपको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल दिया। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी देख लेते हैं। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए आप देख सकते हैं कि प्राइस गिर रही थी, फिर साइडवेज रेंज में चल रही थी, और उसके बाद ये एक ऐसी कैंडल बनती है जिसके बाद प्राइस ऊपर जाने लगती है। तो हमने क्या किया, हमारी जो लास्ट रेड कैंडल थी उससे लगते हुए एक एरिया ड्रॉ कर लिया, और इसके बाद जैसे ही प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो यहां पर देखिए हमने अपना ऑर्डर ब्लॉक यहां पे बनाया था। इसके बाद जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आई है उसके बाद आप देखेंगे कि प्राइस में हमें एक अच्छा खासा अप साइड का मूव देखने को मिला है। इसके बाद फिर से ऑर्डर ब्लॉक ना कई बार बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार बना तो आगे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा, और भी बन सकते हैं। यहां पर आप फिर से देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक बना था और उसके बाद फिर से उसके अगले के अगली कैंडल में ही प्राइस उस लेवल पे आ गई, और उसके बाद फिर हमें एक मूवमेंट देखने को मिला था। तो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह के बारे में भी हमने डिटेल में बता रखा है। अब अगर एफवीजी की बात करें तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको चार्ट में नॉर्मल से बड़ी कैंडल देखने को मिलती है तो आपने क्या करना है, आपने उससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए और उसके बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए एक इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है, और उसके बाद जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। जैसे यहां पर हमें दिखाई दे रहा है एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनी थी, तो हमने क्या किया, उससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए और इसके बाद जो ये छोटी सी कैंडल बनी है ना इसके हाई से लगते हुए हमने एक एरिया ड्रॉ कर लिया, और जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आई तो यहां पर आप देख सकते हैं उसके बाद प्राइस अच्छी खासी गिरी है। एंड आप देख सकते हैं 1,08,000 से 1,05,000 के पास तक प्राइस आ गई थी। तो ये होता है फेयर वैल्यू गैप। और अगर बुलिश की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, तो उससे पहले वाली कैंडल के
हाई से लगते हुए उसके बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए हमने एक एरिया ड्रॉ किया है। जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन इस केस में प्राइस इंस्टेंटली नहीं बढ़ी थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि आगे जाके प्राइस ने एक अच्छा खासा मूव हमें दिया था। तो ऐसे केस में जो हमारा स्टॉप लॉस होता है ना, वो हमारा इस एरिया के थोड़ा सा नीचे यानी यहां पर कहीं पर होता है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहां पर हिट नहीं हुआ होता। बाकी ये चीजें हमने स्मार्ट मनी कंसेप्ट में डिटेल में बता रखी है। तो प्राइस एक्शन में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सारी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। बहुत सारे हमने स्मार्ट मनी के कंसेप्ट भी आपके साथ डिस्कस किए हैं। बाकी 2026 में आपको प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कंसेप्ट को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब फाइनली हमने शुरुआत में आपको एक चार्ट दिखाया था जिसके बेसिस पे मैंने आपको कहा था कि यहां पर आप बाय करोगे या शॉर्ट करोगे तो आपको क्या करना चाहिए था, अब वो समझते हैं। तो आई थिंक पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका डाउन ट्रेंड चल रहा था और आपको बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिले थे। बीच में आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला, लेकिन फिर से आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही देखने को मिला था और एंड में आपको यहां पर भी एक बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है, यानी यहां पर भी एक बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। और क्योंकि आपको पता है कि ट्रेंड डाउन साइड में चल रहा था, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस केस में आपको जनरली शॉर्ट करने की पोजीशन लेनी चाहिए। बट इसके बाद हमें कंफर्मेशन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो हमने देखा कि भैया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो रहा है। डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि डाउन ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू हो सकता है और इसके बाद हमें चाहिए होता है कंफर्मेशन, जिसके लिए इंडिकेटर भी हम कोई यूज कर सकते थे। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं कि यहां पर अगर हम EMA लगाते, वो भी 20 EMA लगाऊंगा मैं, तो उस केस में क्या होता। तो यहां पर मैं 9 को चेंज करके 20 कर देता हूं। तो हमने 20 EMA लगाया है, तो आप देख सकते हैं कि प्राइस हमारे 20 EMA के पास जाने के बाद नीचे आई है और इसके साथ ही आप यहां पे फेयर वैल्यू गैप को भी देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी आपको ये फेयर वैल्यू गैप समझा दिया है। तो प्राइस फेयर वैल्यू गैप के पास जाने के बाद नीचे गिरने लगी थी, तो यहां पर आपको शॉर्ट करने की पोजीशन लेनी चाहिए थी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस अच्छी खासी नीचे गिर गई थी। यानी अगर आपने शॉर्ट किया होता तो वो एक सही डिसीजन होता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइस एक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमने इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम प्राइस एक्शन के ऊपर एक एडवांस वीडियो भी बनाएं तो इसके लिए कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कॉमेंट आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। बाकी क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख लेना, और अगर अधीरा AI के बारे में डिटेल में जानना है तो फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा। धन्यवाद।